नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस से तथा साइंस और न्यूमेरिकल के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गया हूँ, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आप अगर आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक बेनिफिट पहुंच सके। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क ले सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि सतलज और काली नदी के मध्य जो स्थित हिमालय का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं हूबहू ये चारों जो यहाँ पे आप छपे देख रहे हैं इसी को मैं बस काट के यहाँ पे चिपकाया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि पंजाब और कश्मीर हिमालय ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय जो है ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है। तो अब पीडीएफ देखना आपका काम है। यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट टकराया गया, जिसी लैंग्वेज में मैंने लिखा है उसी लैंग्वेज में। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, भारत में जनगणना का डाटा कौन तैयार करता है। भारत में जनगणना हो या राष्ट्रीय आय की जो अनुमान होती है ये सभी कौन लगाते हैं, सीएसओ लगाते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब होती है, 1951 में होती है। ठीक है, योजना आयोग का 1950 में, सीएसओ का 51 में और राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में। ये तीनों एक एक साल के गैप पर जो है स्थापित हुए थे। तो ये डाटा का अनुमान लगाना, योजना का भी अनुमान यही लगाता था। बहरहाल अब तो योजना बनाए ही नहीं जाते क्योंकि योजना आयोग को ही समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पे सीएसओ आपको राइट आंसर करके आना था। हाँ, अगर ये पूछा जाएगा कि देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो किसी संस्था का नाम नहीं देना है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि किसी परिपथ में दो दो ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तथा धारा 0.5 एम्पियर है, तो शक्ति क्या होगी। अब सब दिन बता रहे हैं P बराबर VI ट्रेंड में चल रहा है। आपको करना है इस पे P बराबर VI। अब आपको क्या क्या का वैल्यू पता है, I की तो वैल्यू पता है 0.5 एम्पियर, और क्या पता है भैया, और आर का वैल्यू पता है, लेकिन भी का वैल्यू तो नहीं पता है ना। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो 2 2 4 ओम हो जाएंगे। तो आर आई का भी का वैल्यू क्या होता है, भी बराबर आर आई होता है। दोनों को गुना करेंगे, 4 गुने हाफ मतलब कितना हो जाएगा 2। तो आपका 2 निकल के आ गया इधर से। अब मैं भी के जगह पे 2 रख देता हूँ, तो पी बराबर 2 गुने आई का वैल्यू कितना है, हाफ। तो हाफ से हाफ कट गया, तो 1 वाट की जो है यहाँ पे शक्ति होगी। आई थिंक आपको समझ में आया। पहले ओम के नियम से मैंने क्या किया, क्या निकाला, भी निकाला। अगर आप भी नहीं भी निकालते तो भी के जगह आर आई डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि भी बराबर तो आर आई ही होता है, लेकिन मैं इसलिए निकाल दिया ताकि ओम का नियम का भी रिवीजन आपको हो जाए। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न तो डायरेक्ट हिट कर दिया था कि भैया दर्पण का सूत्र क्या होता है। अब बताइए, दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र कोई भूलेगा, कोई गलती करके नहीं आएगा। जो गलती करके आए वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर इसी प्लस के जगह माइनस कर दूं तो लेंस का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, लेंस का सूत्र हो जाएगा। अब भी, यू और एफ का वैल्यू भी आपको समझ में आना चाहिए। एफ बराबर फोकल लेंथ होता है, बी बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है और यू बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और मैंने बताया है कि ये यू का जो वैल्यू है, चाहे कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो, हमेशा निगेटिव में ही लेना। ठीक है, और एफ का जो है वैल्यू यहाँ पे थोड़ी चर्च कर लेता हूँ, काम आएगा। एफ का वैल्यू जो है, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो निगेटिव लेना, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो पॉजिटिव लेना। इसके बाद वस्तु की दूरी में वो कंडीशन के हिसाब से समझाएंगे, यहाँ पे उचित नहीं रहेगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि परिपथ में विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर तथा 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है तो परिपथ में प्रतिरोध क्या होगी। आज 2 क्वेश्चन पूछे गए इस पे बेस्ड, एक पावर को रिलेट करके और एक डायरेक्ट ओम के नियम से, और एक दर्पण के डायरेक्ट सूत्र पूछे गए। आज के शिफ्ट काफ़ी इजी रहे, जैसे कि जीके जैसा आप आगे आएंगे तो देखोगे आप। तो यहाँ पे ओम के नियम लगा देना है, भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई लगा देना है। यहाँ पे क्या क्या, आई तो पता है आपको और भी पता है, आर निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगा। 24 बराबर आर इंटू 2 से कट गया 12, आर का वैल्यू 12 ओम। ठीक है, ओम में होती है। अगर प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ दिया जाए तो ओम मीटर। ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? बार बार चिल्ला चिल्ला के जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आई मैंने कहा कि जिप्सम के डिहाइड्रेशन से बनती है। जिप्सम के डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण हिंदी में, इसी से बनती है। ठीक है, इसका 3/4 जल जो है सूख जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। इसका जो हाफ जल बचता है, इसीलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेमी नहीं, हेमीहाइड्रेट होता है। इससे पहले वाले शिफ्ट में इसका सूत्र ही डायरेक्ट पूछा गया था, चारों में दिया गया था ऑप्शन और गलत करके दिया गया था, वो सही दिया गया था। अब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 होता है, इसे बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, बहुत दिनों के बाद भूले बिछड़े याद आए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष युगल के विजेता कौन है? इस प्रकार की क्वेश्चन आना चाहिए, है कि नहीं? कितना मजा आता है ना, सभी तैयारी करते हैं इसके। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल है। ये रूस के मिद्रदेव को हराए थे। ठीक है, इसके बाद राफेल नडाल के बारे में और क्या है भाई? राफेल नडाल जो है ये आपका 27 बार जीत चुका है इस प्रकार का जो है टूर्नामेंट। मतलब ये नहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं, टोटल मिला के जो चारों होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, ये सब मिला के 27 टाइटल जीत चुके हैं। ठीक है, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। चलते हैं आगे। महिला एकल के विजेता कौन है ऑस्ट्रेलिया ओपन के? तो एस्ले बार्टी है। एस्ले बार्टी कहाँ के रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाली हैं और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थी अभी, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर चुकी है जीतने के बाद। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, यही क्रम भी है होने का। साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, तब आपका फ्रेंच ओपन होता है, तब आपका विंबलडन होता है, और साल के मतलब अंतिम मतलब लास्ट तिमाही में जो है आपका अमेरिकन ओपन होता है। यहाँ से स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन आपका मिट्टी वाला कोर्ट क्ले कोर्ट पे, विंबलडन आपका घास वाला मैदान पे, ये VVI रहता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच है आपका क्ले पे और विंबलडन आपके घास के मैदान पे खेला जाता है। अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ओपन में ऑस्ट्रेलिया नाम जुड़ा है, फ्रेंच में फ्रांस का नाम जुड़ा है, अमेरिकन ओपन में अमेरिका का नाम जुड़ा है, लेकिन विंबलडन में किसी का नाम नहीं जुड़ा। ये ब्रिटेन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम की क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये ब्रिटेन से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन है जी, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध अगर कहेगा तो भाखड़ा नांगल बांध ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाएगा तो टिहरी बांध परियोजना, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है। किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। और कितनी ऊंचाई है? आई थिंक 263 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिएगा, 261 या 263 मीटर है। अब हर चीज एक्यूरेट बता दे तो किसी को भी नहीं रहेगा, तो कभी कभी मेरे से भी ऐसे हो जाता है। तो 261 या 263 मीटर होगा, देख लीजिएगा, कभी ऊंचाई ही पूछते। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ है? महानदी पर, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है वर्तमान समय में। ओमकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, काफी इंपोर्टेंट रहता है नर्मदा नदी वाली जो भी परियोजना है। नर्मदा नदी का उद्गम भी काफी बार पूछा गया है, अमरकंटक से होती है। अमरकंटक कहाँ? MP के अंदर है। नर्मदा नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और अरब सागर में गिरती है। इतनी सी बात आपको नर्मदा नदी के बारे में याद रखना है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है और ये भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद चलते हैं, एक प्रश्न पूछा गया था कि टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को टाटा वाला माफ कीजिएगा, तो टाटा वाला जो है ये 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जमशेद जी टाटा के द्वारा, जो टाटा के पूर्वज हैं। और ये भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और काफी अच्छे व्यक्तित्व स्वभाव के इंसान हैं। एक प्रश्न था, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अब ये कोई पूछने वाली बात है, सब दिन बताता हूँ। धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, लघु संविधान, मौलिक कर्तव्य, ये सब, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाना, ये सभी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 की देन है, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद आपका इसी संविधान संशोधन में 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के देश से लिया गया है। इसके बाद इसे भाग 4 में रखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 51 के क में रखा गया है। अभी वर्तमान में 11 गो मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है। इससे कौन से समिति रिलेटेड है? तो स्वर्ण सिंह समिति रिलेटेड है। चलते हैं आगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकार 6 गो है जो भाग 3 में रखा गया है। यह आर्टिकल 12 से 35 तक में कवर करती है। इसके बाद ये USA के संविधान से लिया गया है। पहले 7 गो हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया यहाँ पे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरबीआई के बारे में सही नहीं है? अब जो मेरा पीडीएफ पढ़ता है कभी भूलेगा ये क्वेश्चन। आरबीआई के बारे में मैं 2-3 दिन पहले एक एक डाटा दे दिया हूँ। मुझे जब भी लगता है कि कोई भी प्रश्न नया घुसा तो उसका पूरा निचोड़ आपको दे देना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से आते ही आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन था कि यह इसमें आम आदमी का जो है खाता खोला जा सकता है या लोन देता है। तो आरबीआई जो है आपको नहीं लोन देगा, हमको लोन नहीं देगा, ठीक है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन दे, जैसे एसबीआई, पीएनबी, कोई भी बैंक को देगा जो भी नॉमिनेट है उनके अनुसूची में, है ना। तो आरबीआई जो है, आरबीआई का स्थापना कब होता है? 1935 में होता है। आरबीआई का मुख्य राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। मुख्यालय का नाम आ गया है तो मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। इसके बाद नासिक, कलकत्ता, ये उसके बाद देवास, इस सब में जो है इसका नोट छापने का कारखाना है। मिंट मुंबई में भी है। मिंट, मिंट माने टकसाल, जहाँ पे कॉइन छपती है, ठीक है। कॉइन छपती नहीं, ढाला जाता है। कॉइन को छापना कहना सही नहीं रहेगा। प्रमुख कार्य जो है इसका क्या क्या है? मौद्रिक नीति बनाना, बैंक दर तय करना, रेपो रेट तय करना, रिवर्स रेपो रेट तय करना, सभी प्रकार के नोटों को छापना सिवाय 1 रुपया। 1 रुपया के नोट पर साइन कौन करता है? वित्त सचिव, भारत सरकार। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, सीआरआर, सीएलएल, ये सब नहीं समझाएंगे, इससे पहले हमने आपको बता चुके हैं और पीडीएफ में भी काफी हद तक लिख चुका हूं, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। जब पूछा गया था कि शक्तिकांत दास जो है कब प्रभार मतलब चार्ज लिए थे आरबीआई का, उसी दिन बताया था। तो ये 25वें गवर्नर है। इससे पहले उर्जित आर पटेल थे। प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबर्न स्मिथ है, ठीक है। ओसबर्न स्मिथ है जो अंग्रेज थे, ठीक है। इसके बाद अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ, इसका लोगो भी पूछ दिया गया था एक दिन। तो इसका लोगो में तार के वृक्ष होता है इस प्रकार का। मेरा थोड़ा ड्राइंग कमजोर है। और एक ऐसा बाग होता है, ठीक है। ऐसा बाग, इसी प्रकार का बाग होता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि गर्भ को निम्न में से किस यांत्रिक उपाय के द्वारा रोका जा सकता है? सब दिन पूछा जाता है। पता नहीं ये जनगणना मतलब जनसंख्या हमारे देश की इतना बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए सभी को जागरूक करा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो गर्भ को किस यांत्रिक उपाय से रोका जा सकता है? तो यहाँ पे यही सब ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें से अपने हिसाब से आप मारिएगा मुझे, तो इसमें सभी ऑप्शन जो है सही लग रहा है। तो मैंने आज तक ये क्वेश्चन को बताया नहीं कि आपको क्या आंसर करना चाहिए। वैसे यांत्रिक लिखा है तो यांत्रिक मुझे ये कॉन्डोम भी दिख रहा है, यांत्रिक मुझे कॉपर टी भी दिख रहा है। अब यांत्रिक जो है मुझे काफी हद तक गर्भ निरोधक गोलियां भी दिख रहा है। तो आपको जैसा लगे और जो राइट आंसर हो हमें भी बताइएगा, ठीक है। तो जो भी प्रश्न प्राप्त हुए दोस्तों, सभी प्रश्नों को आपके साथ लेकर आया विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये पीडीएफ लेना जरूर नहीं भूलिएगा। मैं जरूर क्या मतलब जरूर से जरूर ले लीजिएगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को मैंने राय पूछा था कि मैथ का पूरे पैटर्न का वीडियो चाहिए या नहीं। बहुत कम लड़के कमेंट आए हैं, कुछ और कमेंट आएंगे तो मैं सोचूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।